और जैसे ही वो सत्ता में आएगा उसका निशाना भारत होगा। और जो राजा इस सूत्र को मिस करेगा वो परेशान हो जाएगा। वही वो चाबी है जो तुम्हारे सारे दरवाजों को खोल सकती है। भाव इलेक्शन लड़ेगा, भाव इलेक्शन जीतेगा, भाव कल सीएम बनेगा, अपना चॉइस क्लियर था। और इसी इरिटेशन में सिख सेना ने कंपनी की सेना पर हमला कर दिया और कश्मीर 50 लाख रुपए में किसको भेज दिया? महाराजा गुलाब सिंह को। अरे अंग्रेजों ने कहा हम तो बड़े दुखी थे, वो जो तुमने सारी इंफॉर्मेशन भेजी थी ना सिख आर्मी के खिलाफ, पंजाब पे कब्जा। मुगराज ने कहा कहां? बोले नहीं, ये तुम आवाज उठा रहे हो, तुम विरोध कर रहे हो हमारा, हम गलत हैं। डलहौजी भारत आता है 1848 में। 1847 में ब्रिटेन में इकोनॉमिक डिप्रेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को 100 साल होने जा रहे हैं। ब्रिटेन में इकोनॉमिक डिप्रेशन, इंटरनल मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है और लेबर महंगा हो चुका है। जो आंतरिक बाजार है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। सबके पास एसी है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास कार है और लेबर कॉस्टली हो चुका है। तो अब किसी भी राजा को पढ़ना है तो पहले उसकी प्रायोरिटी पता करो कि उसकी प्राथमिकता क्या है। जैसे ही प्राथमिकता समझ में आएगी वैसे ही उसकी पॉलिसी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पॉलिसी डिपेंड ही करती है प्रायोरिटी पे। ये आम आदमी क्यों परेशान है? क्योंकि ये इस सिद्धांत को समझता ही नहीं। P = P, ये सबसे प्यारा सिद्धांत है जीवन का। पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। जिस गवर्नर जनरल को, जिस राजा को अपनी प्रायोरिटी क्लियर हो जाए, वॉरेन वेलेस्ली इंडिया आता है, उसको पता है कि 1797 में नेपोलियन एमर्ज कर रहा है फ्रांस में, और जैसे ही वो सत्ता में आएगा उसका निशाना भारत होगा। तो भारत के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, फेंसिंग। तो जैसे ही भारत वो पहुंचता है, सब्सिडियरी अलायंस, उसको पता है कि कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि लड़के सबको जीत लिया जाए। वेलेस्ली को पता है कि नेपोलियन खतरा है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? भारत की फेंसिंग। तो उसने पॉलिसी क्या बनाई? सब्सिडियरी अलायंस। प्रायोरिटी पे पॉलिसी डिपेंड करेगी। सूत्र है, और जो राजा इस सूत्र को मिस करेगा वो परेशान हो जाएगा। सिर्फ राजा नहीं, व्यक्ति। जिसके पिता के पास 1 करोड़ नहीं है कैश, उसको पढ़ाई से प्रेम कर लेना चाहिए, बाकी किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए। तो वही वो चाबी है जो तुम्हारे सारे दरवाजों को खोल सकती है। तुमको समाज में सम्मान चाहिए, दिलाएगी। तुमको आर्थिक सपोर्ट चाहिए, दिलाएगी। विवाह करना है, कराएगी, सब कराएगी। समय और भावना को जिसने मिसयूज किया, जिसने भी, वो मारा गया। 2 चीज को कभी मिसयूज मत होने देना, एक भावना को, एक समय को। मत पढ़ो, लेटे रहो, पर किसी से फालतू बात मत करो। मत पढ़ो, जरूरी थोड़ी है पढ़ना, पर इसको कचरा दान मत बनने दो। हर आदमी की कहानी सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तो अब 1847 में जो ब्रिटेन के उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए नया इलाका चाहिए। ऐसा इलाका चाहिए जहां पे रॉ मटेरियल हो। इन्वेस्टमेंट के लिए उनको नया इलाका चाहिए। किसको? ब्रिटेन के पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को। कैसा इलाका चाहिए? जहां पे रॉ मटेरियल हो, जहां पे मार्केट हो, जहां पे लेबर चीप हो। और ये सारा पैरामीटर फुलफिल कर रहा था इंडिया। अब ये उसकी प्रायोरिटी है। अब ये डलहौजी की प्रायोरिटी है। अब वो जो भी काम करेगा इसी को ध्यान में रख के करेगा। तभी तो वो कहता है कि भारत की बैलगाड़ी सभ्यता को मैंने रेलवे सभ्यता बना दिया। तो क्यों बनाया?
ये पहला स्टेटमेंट है बीएल ग्रोवर का। इसी को याद रखना, डलहौजी तुम्हें हमेशा याद रखेगा। जब भी तुमसे कोई पूछे डलहौजी कौन है, तुम बोलो डलहौजी वो आदमी है जिसने भारत की बैलगाड़ी सभ्यता को रेलवे सभ्यता बना दिया। ये उसी का स्टेटमेंट है। अब यही क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा, जीएस में। यही क्वेश्चन मेंस के जीएस में आ जाएगा। आई टर्न्ड बुलक कार्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इनटू अ रेलवे सिविलाइजेशन, कमेंट। तुमको पता ही नहीं किसने दिया है। अब पॉलिटी का गार्जियन कौन है, इकोनॉमी का गार्जियन कौन है? पॉलिटी। पुराने ऑर्डर की पॉलिटी पड़ी हुई है। राजनीति की पुरानी व्यवस्था है, वो बाधा बनेगी इस नए विकास में। उसने कहा इस पुरानी व्यवस्था को खत्म करो। तो सबसे पहला सिद्धांत उसने क्या लगाया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह तीसरा नियम था भारत पर कब्जा करने का। अंग्रेजों ने भारत को 3 फार्मूले से कब्जा किया था। पहला फार्मूला किंग मेकर, कि निकम्मों को राजा बनाओ। दूसरा फार्मूला सब्सिडियरी अलायंस, कि निकम्मों को डराओ। सब उसी के चमचे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया कि इतने निकम्मे हो, बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो। झांसी को कब्जा कर लिया, संबलपुर को कब्जा कर लिया, सतारा को कब्जा कर लिया, सब कब्जा कर लिया। लेकिन बड़े सारे राज्य ऐसे थे जिनके उत्तराधिकारी थे, नेचुरल हायर थे। उसमें से एक था पंजाब। और महाराणा रंजीत सिंह के मरने के बाद 1839 में वहां की जो आर्मी थी वो किंग मेकर बन गई थी। बीएल ग्रोवर से रंजीत सिंह पढ़ा? कितने लोगों ने पढ़ लिया? आशुतोष, रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था की खासियत बताओ। रंजीत सिंह की बहुत बड़ी बात, बहुत शानदार। न्याय व्यवस्था अगर सोर्स ऑफ इनकम बन जाए तो कितना अन्याय होगा। मतलब कि आज भी सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट के लिए। जिससे तुम देखो कि अगर आपने ट्रेन खींची चेन तो 5,000 रुपया जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों। तो न्याय राज्य के आय का केंद्र है, न्याय व्यवस्था। लेकिन अगर सिर्फ आय का होगा तो कोई भी अपराध करके पैसा देके छूट जाएगा। 1839 में रंजीत सिंह मर गया, उसकी आर्मी बन गई किंग मेकर। और 6 साल में उस आर्मी ने 4 राजा बदल दिया। पंजाब में अस्थिरता फैल गई, पंजाब में अनार्की हो गई, और पंजाब में विभीषण पैदा हो गए। रानी जिंदान, लाल सिंह और तेजा सिंह। और किसी के घर को खत्म करने के लिए युद्ध करने की जरूरत नहीं होती, उसके घर में विभीषण निकालने की जरूरत होती है। किसी के घर को खत्म करने के लिए युद्ध सेकेंडरी है, पहला क्या है? विभीषण। कल एसएसपी हो जाओगे, एसटीएफ के हेड हो जाओगे, तो किसी गैंग से अगर तुम्हें सफाया करना है, सीएम ने ऑर्डर दे दिया कि फलाना फलाना गैंग खत्म करो उसको, पहले उसमें विभीषण निकाल लो। डायरेक्ट गैंग पे हमला मत करना। सत्या देखिए, भीखू मात्रे नहीं देखी? अरे एस्से वाली मूवी है सत्या। उसमें भाव जो है भीखू की गैंग को खत्म करने के लिए विभीषण निकाल लेता है। कौन? मूले, वकील मूले। तो जब भाऊ भीखू को शूट करता है ना, तो मूले कहता है कल्लू मामा से, ये अपना चॉइस क्लियर था। भाऊ इलेक्शन लड़ेगा, भाऊ इलेक्शन जीतेगा, भाऊ कल सीएम बनेगा, अपना चॉइस क्लियर था। और ये साला सत्या मर गया। कहता मैं भाऊ को बोला तेरे को नहीं मारने का, तू अच्छा आदमी। ये सब जिंदगी में काम आएगा, सिर्फ मेंस में काम नहीं आएगा। इतनी प्यारी चीज है पढ़ाई जीवन में। अब
पंजाब पे नजर ईस्ट इंडिया कंपनी की, और पंजाब में मिल गए विभीषण, रानी जिंदान और उसके एसोसिएट लाल सिंह और तेजा सिंह। लाल सिंह और तेजा सिंह, ये विभीषण मिल गए पंजाब में। रानी जिंदान ने एलन मैरो से कहा जाके कि साहब मेरे बेटे को राजा बनना है दिलीप सिंह का। हाँ बोले मैडम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और इसी का परिणाम रहा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46। अब किसी भी युद्ध में तुम्हें तीन चीजें पढ़नी होती हैं, वो मैं बता चुका हूं एंग्लो कर्नाटिक पढ़ाते समय। पहली चीज रीजन, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट इवेंट, और तीसरी चीज आउटकम। कोई भी युद्ध पढ़ो, तीन कारण निकाल लो। युद्ध हुआ क्यों? पहला रीजन मिलिट्री ड्रिल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। मिलिट्री ड्रिल, मिलिट्री ड्रिल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज। सतलज नदी के किनारे सैन्य अभ्यास। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। सैन्य अभ्यास, मिलिट्री ड्रिल। अरे अमेरिका इंडिया की सेना मिलकर ड्रिल नहीं करती, मिलिट्री एक्सरसाइज। और सतलज नदी के इस पार फिरोजपुर, उस पार रंजीत सिंह का राज्य। अब सिख सेना देख रही थी कि ये तो पुल पे जो है पांटून पुल बना रहे हैं और ड्रिल कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं और गोली चला रहे हैं। बोले बाबूजी कुछ होने जा रहा है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंपनी ने शुरू कर दी है, ये नाहक में नहीं शुरू की, कुछ होने जा रहा है। और जब भी किसी को शंका होती है, शंका एक बड़ी डेंजरस चीज है, अगर हो जाए तो तुमको जीने नहीं देती। और जिस पे हो जाए उसका हर कदम निगेटिव दिखाई पड़ने लगता है, चाहे वो तुम्हारे लिए जितना पॉजिटिव काम करे। इसीलिए इस देश ने भगवान शंकर की अवधारणा दी। शंकर कौन? वो व्यक्ति जो शंका विहीन है ही नहीं शंका। तुम बाहर जाकर लोगों से बात करो, हर आदमी कंफ्यूज है और हर मुद्दे पे कंफ्यूज है। आज के समय में 90 से 95% लोग कंफ्यूज हैं और हर मुद्दे पे शंका हो गई कंपनी को, सिख आर्मी को। और सिख आर्मी ताकतवर और किंग मेकर। दूसरी घटना घट गई इसी में, इसी शंका में एक दूसरी घटना घट गई, मेजर ब्रॉडफुट एपिसोड। मेजर ब्रॉडफुट एपिसोड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था पटियाला में, और इसने कहा कि रंजीत सिंह के मरने के बाद जो सतलज के इस पार के इलाके हैं वो सब कंपनी के अधीन हो चुके हैं। सिख सेना ने कहा ऐसे कैसे अधीन हो चुके हैं? बोले हो चुके हैं। और पटियाला में जो गुरुद्वारा था उसके संतों के साथ इसने बदतमीजी कर दी। किस पे प्रहार? धर्म पे। और सिपाही के लिए धर्म बहुत प्यारा है, वो चाहे पुलिस वाला हो, हर पुलिस थाने में मंदिर है। साहब के लिए धर्म महत्वपूर्ण हो सकता है ना हो, लेकिन सिपाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिपाही को ऊर्जा ही मिलती है लड़ने की भगवान से। डाकू भी इस देश में जब डाका डालने जाते थे तो मां भवानी की पूजा करके जाते थे। सेना है, राजा नहीं है पंजाब में। डिसीजन मेकर पंजाब में कौन है? सेना। और सिपाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धर्म।
और इसी इरिटेशन में सिख सेना ने कंपनी की सेना पर हमला कर दिया। यही वो चाहते थे। सैनिक है, उत्तेजित हो गए, हमला कर दिया। शंका तो थी कि ये तैयारी कर रहे हैं, और उसी में बदतमीजी, और सिख सेना ने कंपनी की सेना पे हमला कर दिया। अब सिख सेना दूसरी सबसे बड़ी सेना, ताकतवर सेना, मजबूत सेना, लेकिन हार गई। क्यों? विभीषण जहां जहां रेंज लेके बैठे हुए थे, रानी जिंदान ने सारी स्ट्रेटजी भिजवा दी। ये साहब यहां ये गड्ढे बना बना के अंदर लेटे हुए, यहां पे ताकत दिमाग के बिना बेकार है। रानी जिंदान और लाल सिंह कंपनी के इन्फॉर्मर बन गए और सिख सेना हार गई। और जब सिख सेना हार गई तो ट्रीटी हुई। कौन सी? लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, 9 मार्च 1846। फर्स्ट प्रोविजन, पहला प्रोविजन, महाराजा ने सतलज नदी के दक्षिण के भागों पर अपना सारा क्लेम छोड़ दिया। फर्स्ट प्रोविजन, महाराजा लेफ्ट ऑल हिज क्लेम्स Maharaja left all his claims on the territories south of river Satluj. Maharaja left all his claims on the territories south of river Satluj. Dilip Singh became the new Maharaja. Dilip Singh नए राजा बने। Dilip Singh became the new Maharaja with caretaker, कौन? रानी जिंदान, with caretaker as रानी जिंदान and वजीर लाल सिंह। with caretaker as रानी जिंदान and वजीर लाल सिंह। 1.5 करोड़ रुपया जुर्माना, कंपेंसेशन, जितना रंजीत सिंह ने कमा के रखा था सब निकाल लिया। 1.5 करोड़ कंपेंसेशन। युद्ध में पैसा खर्चा हुआ वो दे दो, 1.5 करोड़। पंजाब का खजाना खाली, और किसी का पैसा छीन लो वैसे ही अपंग हो गया। किसी की संपत्ति पैसा छीन लो वैसे ही अपंग हो गया। महाराजा ने कहा साहब इतना ना दे पाएंगे। बोला कोई बात नहीं, टेरिटरी भी तो लेनी है। तो कश्मीर बेच दिया। किसको? महाराजा गुलाब सिंह को 50 लाख रुपए में। कश्मीर किसके कब्जे में था? पंजाब के। कश्मीर ले लिया, कोई बात नहीं, पैसा नहीं दे पाओगे कोई बात नहीं, टेरिटरी दे दो। तो कश्मीर ले लिया, और कश्मीर 50 लाख रुपए में किसको बेच दिया? महाराजा गुलाब सिंह को। तो पंजाब का खजाना भी खाली कर दिया और पंजाब की टेरिटरी भी छीन ली। 1.5 करोड़ रुपया भी लिया और टेरिटरी कश्मीर लेके बेच दिया गुलाब सिंह को। 50 लाख उससे भी लिया। सब्सिडियरी अलायंस। बोले लाहौर में एक रीजेंट रहेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, और ब्रिटिश सेना रहेगी, आर्मी। बोले क्यों? अरे बोले महाराजा माइनर है यार, महाराजा और महारानी की रक्षा करना है, आर्मी खत्म हुई है, आर्मी कमजोर हुई है, खत्म थोड़ी हुई है। तो ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा और सेना रहेगी। और पंजाब की सेना को डिसबैंड कर दिया गया।
बोला इतना सेना की कोई जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, डिसबैंडमेंट ऑफ पंजाबी आर्मी प्लस दिलीप सिंह प्रॉमिस्ड नॉट टू टेक एनी आउटसाइडर इन सर्विस। डिसबैंडमेंट ऑफ पंजाबी आर्मी एंड दिलीप सिंह प्रॉमिस्ड नॉट टू टेक एनी आउटसाइडर, not to take any outsider for the service of the state without the permission of the company, कि अब हम किसी विदेशी को अपनी सेवा में नहीं लेंगे तुम्हारी परमिशन के बिना। बोले ठीक, ये तो लाहौर की संधि हो गई। नॉट टू टेक एनी आउटसाइडर फॉर द सर्विस ऑफ द स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी, कि साहब हम तुम्हारी परमिशन के बिना किसी आउटसाइडर को नहीं रखेंगे। अभी करेंगे सब। अब ट्रीटी हो गई। लड़ा था कौन? लड़ाई किसके बीच हुई? सिख सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पूरी ट्रीटी में फायदा किसका हुआ? दिलीप सिंह और महारानी जिंदान का। कंपनी का फायदा कहां हुआ? पैसा मिला। सीधे भी वो पंजाब में कहां बैठे? नहीं बैठे ना। तो ऑकलैंड ने रानी जिंदान से कहा, मैडम, बोली हां, बोली हम चले आएंगे तो आपको खतरा हो जाएगा, क्योंकि सिख आर्मी अभी भी मौजूद है मैडम। रानी जिंदान ने कहा हाँ ये तो है। तो बोले मैडम एक काम करो, तुम हमको रिक्वेस्ट भेजो। वो बोली किस बात का? बोली रिक्वेस्ट भेजो कि मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि ब्रिटिश आर्मी महाराजा और महारानी की सुरक्षा के लिए 9 महीने तक पंजाब में और रुकेगी। महारानी ने कहा ये तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव, मैं भेजती हूं। महारानी ने प्रस्ताव भेजा कि प्लीज आप लोग 9 महीने के लिए और रुक जाइए। और अंग्रेजों ने कहा हम तो बड़ा दुखी थे, रुकना तो था ही। तो एक सब्सिडियरी ट्रीटी हुई 11 मार्च 1846। यही नीचे करके लिख लो, सब्सिडियरी ट्रीटी। एक और ट्रीटी हुई, सब्सिडियरी ट्रीटी 11 मार्च 1846 on the request of महाराजा। सब्सिडियरी ट्रीटी 11 मार्च 1846, 2 दिन बाद, on the request of महाराजा, that British army will stay till December 1846। मार्च 1846 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना कहां बैठ गई? पंजाब में। किस लिए बैठी? सुरक्षा देने के लिए। किसको? महाराजा को और पंजाब को। कहानी शांत हो गई। किसके लिए? रानी जिंदान के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहानी शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने साइडलाइन किया लाल सिंह को। कहा ये कश्मीर के ट्रांसफर में बाधा लगा रहा है। अरे बोले नहीं। हाँ बोले लगा रहा है, फाइल नहीं दे रहा है, ये बदतमीज आदमी है। कभी भी दुश्मन को एक साथ मत मारना, एक एक करके। जब इसको मार रहे थे अंग्रेज तो रानी जिंदान चुप थी कि मेरा कुछ थोड़ी बिगड़ रहा है। लाल सिंह बेटा कहां है? लाल सिंह दोस्त है, फ्रेंड। लाल सिंह को साइड लाइन कर दिया। लाल सिंह बाहर। 4 महीने बाद रानी जिंदान को निशाना बनाया। बोले मां के करीब रहने से बेटे का विकास नहीं हो रहा है। अरे अंग्रेजों ने कहा ऐसी क्या बात है?
रानी जिंदा ने कहा ऐसे कैसे, मैं तो बेटे का पूरा ख्याल रख रही हूं। हाँ बोले इसीलिए नहीं हो रहा है, मां को बेटे से दूर जाना पड़ेगा। महारानी को 16 लाख की पेंशन और शेखपुरा कहा आप महाराजा से दूर रहो। रानी जिंदा ने कहा मैं ये तो होने नहीं दूंगी। बोले मैडम वो जो तुमने सारी इंफॉर्मेशन भेजी थी ना सिख आर्मी के खिलाफ, हमारे पास रखी हुई है, हम इन सिखों को दे देंगे कि ये देखो ये विभीषण ये तुमको नोट्स डालेंगे। और दिसंबर पहुंचते पहुंचते लाल सिंह भी गायब, जिंदान भी गायब, महाराजा माइनर। अब दिसंबर में संधि पूरी हो रही है, लेकिन दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते लाल सिंह भी गायब, जिंदान भी गायब और महाराजा माइनर। तो बोले अब केयर टेकर कौन बनेगा? कंपनी ने कहा जी हम ही बन जाएंगे, इस बच्चे को कौन चलाएगा, अनाथ बच्चा बेचारा, पापा मर गए, अम्मा वहां चली गई, तो अब इस अनाथ बच्चे के केयर टेकर हम। दिसंबर 1846 ट्रीटी ऑफ भैरावल लिखो। आर्मी उनकी, रेजिडेंट उनका, सारे सरदार उनके, पंजाब उनके, लेकिन सीधा कब्जा उन्होंने नहीं किया। इसको बोलते हैं संवैधानिक अपराध, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम। दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को, देखो हम किसी की संपत्ति नहीं हड़पते। पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि देखो बेचारा बच्चा है, हम चाहें तो कब्जा कर लें, लेकिन हम इसके केयर टेकर हैं। अब पंजाब कंपनी के कंट्रोल में 1848 में डलहौजी आ गया। अरे उसने कहा ये सब नाटक क्यों फैला रखा है, पंजाब को सीधे अपने कमांड में लो। तो कंपनी के डायरेक्टरों ने कहा कि नहीं साहब सीधे मत लो साहब, सीधे लोगे ये खालसा सेना भड़क जाएगी और ये लड़ने के शौकीन है साहब। दुनिया में जो किसी चीज का शौकीन हो, बोले खालसा ये निकाल लेंगे, जो बोले सो निहाल। बोले कुछ मुद्दा बनाओ। हाँ डलहौजी ने कहा मुद्दा बनाओ, बनाते हैं मुद्दा, और बना दिया मुद्दा। और मुद्दा बना मूलराज एपिसोड। कहां का गवर्नर? मुल्तान का। गवर्नर ऑफ मुल्तान 20 लाख रुपया नजराना मांग लिया। नजराना टैक्स तो वो दे ही रहा था, टैक्स से अलग क्या नजराना कि महारानी विक्टोरिया के लिए गहना वहना खरीदना है, पैसा भिजवा दो। उसने कहा ले लो। अब गौर करना क्या करेंगे इसके बाद। मुल्तान की जो जमीन थी रावी नदी के उत्तर में, वो भी मांग लिया। कहा ये सारी जमीन भी दे दो। ऑल लैंड नॉर्थ ऑफ रिवर रावी, ऑल लैंड नॉर्थ ऑफ रिवर रावी, रावी नदी के उत्तर में जितनी भी जमीन थी बोले सरेंडर कर दो। बोले किसको? बोले लाहौर दरबार को। मेन आय का सोर्स क्या है? लैंड रेवेन्यू। एक तरफ तो 20 लाख नजराना मांग रहे हो और दूसरी तरफ जमीन ही मांग लिए सबसे उपजाऊ। अब कहां से देंगे? और एक बात बोले 3 साल के लिए 1/3 टैक्स बढ़ा दिया गया। जितना टैक्स मुल्तान दे रहा था उसका 1/3 बढ़ा दिया गया। अब सोर्स ऑफ इनकम जब छीन लोगे और टैक्स बढ़ाओगे तो कहां से देंगे?
मतलब तुम मूड बना लिए हो कि हम बगावत कर दें। तुमने तैयारी कर ली कि हम बगावत कर दें, लेकिन मूलराज समझदार आदमी था। मूलराज ने रिजाइन कर दिया। मूलराज रिजाइन। डलहौजी को लगा यार ये तो दांव ही फेल हो गया, ये तो बगावत ही नहीं किया। पंजाब दरबार का था, इसने बगावत ही नहीं किया, इसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया तो डलहौजी ने 2 ब्रिटिश अधिकारी भेजे, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स टू गवर्न मुल्तान। डलहौजी सेंड्स 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स टू गवर्न मुल्तान। 2 ब्रिटिश अधिकारी भेज दिए कि जाओ तुम लोग चलाओ। और जब ये दोनों आए, ये जनता के साथ बदतमीजी करने लगे। कि तुम बिना चश्मे के क्यों चलती हो, 2 तमाचा इनको मार दिया। इनको लगा भैया हम चाहे चश्मा पहने ना पहने तुमसे क्या मतलब है। इनकी टोपी उठा ली, 4-5 फैट इनको मार दिया कि गोल वाली टोपी लगा करो, ये क्या बाहर हमको चैलेंज कर रहे हो। मतलब कुछ भी। अब जनता हो गई परेशान मुल्तान की। अब मुल्तान की जनता इनको तो जानती नहीं थी, मुल्तान की जनता उसको जानती थी, मूलराज को। जनता मूलराज के पास पहुंच गई कि साहब ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। बोले यार हम तो रिटायर हो चुके हैं, अब तो तुम्हारे नए अधिकारी उनसे जाकर कहो। बोले साहब वो तो भाषा ही नहीं समझते, हम पंजाबी बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। हम कह रहे सोनी कुड़ी, वो सोने की कुंडी लाके दे दिए। तो समझ ही नहीं पा रहे कि भैया हम कह क्या रहे हैं। बोले अच्छा। तो मूलराज ने कहा कि मैं समझाऊंगा, और जैसे ही मूलराज ने कहा मैं समझाऊंगा, डलहौजी ने कहा रिवोल्ट, विद्रोह। मूलराज ने कहा कहां। बोले नहीं ये तुम आवाज उठा रहे हो, तुम विरोध कर रहे हो हमारा, हम गलत हैं। बोले हो गया विद्रोह। मूलराज ने कहा बताने। बोले विद्रोह है ये, तुम आए क्यों दरवाजे तक। बोले साहब शिकायत करना। बोले ये विद्रोह है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। महाराजा को बुलाए, बोले बेटा शादी करोगे। बोले जी। बोले गोरी मेम से कराएंगे। अरे बोले उसको बिठाओ पानी के जहाज में, ले चलो लंदन। तो ले गए लंदन, वहां क्रिश्चियन बना दिए, शादी करवा दिए मैरी से। वो भी खुश हो गया, 4-5 चॉकलेट दे दिए। बोले जाओ पंजाब पे कब्जा। बोले वो माइनर महाराजा चला नहीं पा रहा था, ये लोग बेचारे बदतमीजी कर रहे थे, तो हमको मजबूरी में चार्ज लेना पड़ा। और 1848 में पंजाब पर कब्जा।